जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत। नए पहला वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग आज से क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। क्लास 11 में भी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े थे। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़े थे, डिफिनीशन पढ़े थे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, डोमेन निकालना सीखे थे, को डोमेन के बारे में जाने थे, रेंज निकाले थे, विभिन्न प्रकार के रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे तथा उनके ग्राफ को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे क्लास 12 में पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप क्लास 11 के बेसिक्स, रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक ऐसे जुड़े जैसे सेट थ्योरी पढ़े हैं, तब तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अगर नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लास 11th में क्या होता है, पहला चैप्टर रहता है, फिर लास्ट चैप्टर खत्म होते होते पहला चैप्टर गायब हो जाता है, तो दिमाग से खत्म हो जाता है। तो एक बार हम कहेंगे कि ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो जरूर दोहरा के आओ। जो पढ़े हो ठीक है, नहीं पढ़े हैं उसको दोहरा के आओ, तो तभी अच्छे से समझ में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। दूसरी बात बताते रहे कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक फुल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आने हैं। मान के चलो 4 से 5 नंबर का नुकसान हो सकता है अगर ये चैप्टर छूट गया तो और हमें क्या लाना है, हमको पूरे में पूरे लाना है। कितना नंबर लाना है? 100 लाना है। 100 में 100 लाना है। 100 में 100 लाना है, तो कहीं से भी एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो 100 से नीचे हो जाओगे। ठीक, तो बस ये कह रहे हैं कि चैप्टर पढ़िए और चैप्टर में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बस उसको सॉल्व करिए और थोड़ा थिंकिंग करो। ये चैप्टर वाकई आसान होता है, केवल कठिन इसलिए हो जाता है कि इसमें नोटेशन और सिंबल का यूज होता है। हाँ, बाकी ये चैप्टर थोड़ा कठिन बस इसीलिए हो जाता है कि बस इसमें थोड़ा सिंबल और कुछ नया चीज हम लोग आती है किस चीज का, गुणा भाग करना, जोड़ घटाव करना, डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना। तो अब उसका आदत है तो ये नई चीज आ जाती है, इसीलिए थोड़ा कठिन हो जाता है। बाकी आप वीडियो से जुड़े रहो, लगातार क्लास करो, पक्का है कि चीजें समझ में आएगी। एक बार में नहीं आएगी, बार बार पढ़ोगे पक्का आ जाएगा। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो तुम कई बार पूछ सकते हो। चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय मैथमेटिक्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर से हम क्लास 11 का थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन से कनेक्ट हो जाएंगे और 12 के क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो देखो हम लोग अब हम सेट के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं। आप 11th में अच्छे से पढ़ लो इसको, क्योंकि सेट पढ़ोगे तभी रिलेशन पढ़ोगे, रिलेशन पढ़ोगे तभी फंक्शन पढ़ोगे। तो सेट के बारे में हम अभी नहीं बताएंगे। हाँ, हम रिलेशन पढ़ना तो रिलेशन से जुड़ी हुई चीजें हम बता दे रहे हैं। देखो हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या था? क्रमित युग्म, देखो क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, यदि ए कोई सेट है, ए कोई समुच्चय है, ए बी सेट के दो अवयव थे, ए बी सेट के दो, सेट ए के दो अवयव थे, तो ए कामा बी को इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिख देंगे, तो हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। समुच्चय ए के अवयवों का क्रमित युग्म कहते हैं इसको। ए को क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट कंपोनेंट। बी को कौन सा क्या कहते थे हम लोग? सेकेंड कंपोनेंट। देखो ये सब चीजें 11 में पढ़ा चुके थे। ए को हम लोग पहला अवयव कहते हैं, बी को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा अवयव कहते हैं। और हम ये बताए थे कि दो ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक, यानी कि हम बताए थे नोट में, ये सब चीजें बता दिए थे, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में बताएंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ऑर्डर, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्रमित युग्म, यानी कि
पेयर में कोई अवयव लिखा गया तो उसके क्रम का महत्व है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड का होना इंपॉर्टेंस है, मतलब महत्व बताता है। यानी कह सकते हो कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम कह दें ए बी तो बी ए नहीं हो सकता, यानी कहने के मतलब ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद ए नहीं आएगा। अगर ए बी बराबर बी ए कहते तो गलत है, हाँ, लेकिन कब गलत है? जब ए और बी दोनों इक्वल ना हो। लेकिन अगर हम कह दें कि ए बी बराबर बी ए है तो पक्का है कि ए बराबर बी होगा। ए बी बराबर बी हम लिख रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट इक्वल हो गए तभी संभव है, नहीं तो अगर ए बी बराबर बी ए अगर कार्य नहीं है तो बताना पड़ेगा कि ए और बी इक्वल नहीं है। देखो जैसे 2 3 3 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 बराबर नहीं है, ठीक। लेकिन आप कह दो कि 2 2 बराबर 2 2, ये सही है। यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर एक ही दशा में हो सकते हैं जब दोनों कंपोनेंट इसके इक्वल हो। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग इतना 11th में पढ़े थे, और बहुत सारे एग्जांपल है जी। मतलब पेयर बना रहे हो, पेयर का ऑर्डर होना जरूरी होता है। कपड़े की रिस्पेक्ट में ले, जूता मोजा की रिस्पेक्ट में ले सकते हो। पहले जूता तो पहन नहीं सकते ना, पहले मोजा पहनोगे ना, तो मोजा पहनोगे तभी जूता पहनोगे, तो वहाँ ऑर्डर का महत्व है ना। हमारे व्यवहारिक एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेयर गड़बड़ हो जाने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक। और भी एग्जाम्पल ले लो, खाना पीना कहते हो कि पीना खाना? खाना पीना। इन जनरल यही होता है कि पहले हम खाते हैं फिर पीते हैं, पीना खाना उल्टा हो जाएगा। और तुम्हारे मैथमेटिक्स में ऑर्डर पेयर का महत्व है। जैसे देखो, अगर हम कह दें 1 2, तो 1 2 की अगर हम स्थिति बताएंगे तो कहाँ पे होगा? 1, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2, कुछ यहाँ पे होगा, यही ना होगा। लेकिन अगर 2 1 करें तो x पे 2 y पे 1 यहाँ पे होगा। तो देखो मैथमेटिक्स में भी ये 1 2 यहाँ है, 2 1 यहाँ, दोनों इक्वल है ना। इक्वल तब होते हैं जब 1 2 की जगह 2 1 होता ना, तो 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1। ये थोड़ा सा बताना था ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर के बाद क्रमित कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का, ठीक। अगर हम कह दें यदि a नॉट इक्वल टू 5, b नॉट इक्वल टू 5, ठीक। यदि a और b कोई दो अरिक्त समुच्चय है, मतलब a और b में कोई ना कोई अवयव है, ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b, तो a और b के कार्तीय गुणनफल को हम लोग कैसे लिखते थे? a क्रॉस b से, यही नहीं लिखते थे? यदि a और b कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, a नॉट इक्वल टू 5, b नॉट इक्वल टू 5 का मतलब कि a और b कोई दो अरिक्त समुच्चय है, तो a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट को, मतलब कार्तीय गुणनफल को ऐसे लिखते थे। इसमें कैसे एलिमेंट होते थे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते थे, ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी, ये नहीं बताए थे। यानी कि ए और बी कोई दो सेट हो तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को, मतलब कार्तीय गुणनफल को हम लोग a क्रॉस b लिखते थे। a क्रॉस b में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट a का और सेकंड कोऑर्डिनेट सेट b का। तो अगर एग्जांपल के द्वारा अगर हम लिखें इसको, मान लो a बराबर लिख दो 1 2, b बराबर लिख दो a b c, तो हम अगर हमें a क्रॉस b निकाले तो कैसे निकालते हैं? 1 1 1 a 1 b 1 c, फिर 2 a 2 b 2 c, यही नहीं निकालते थे? यही नहीं निकालते थे? देखो इस जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है उसका फर्स्ट कंपोनेंट देखो 1 1 1 2 2 1 2 है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट किसका है? सेट ए का ही तो है। और सेकंड कंपोनेंट किसका है? सेट बी का है। तो वही तो लिखे ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। पहले ये तो समझो कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे होंगे? पेयर में होंगे। अब पेयर में इस प्रकार से होंगे कि उसका फर्स्ट कंपोनेंट यहां से मिलेगा, इस सेट से मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट
इस सेट से मिलेगा। ये सब चीजें बता दिए थे। और एक चीज और बताए थे, अगर यहीं पे हम बी क्रॉस ए निकाले तो बी क्रॉस ए होगा तो क्या हो जाएगा, A1। अब पहला कंपोनेंट किसका होगा, बी का, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा, ए का। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। चूंकि हम अभी पढ़े कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे जब उनके कंपोनेंट बराबर ना हो। देखो 1 A1 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। देखो है इक्वल, क्या 1A A1 के बराबर है? हम अभी बताए थे कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब इनके कंपोनेंट दोनों बराबर हो। 1A के बराबर है, नहीं है। और एक चीज और हम बताए थे कि अगर किसी सेट A में अवयवों की संख्या m हो, अगर सेट B में अवयवों की संख्या n हो, तो A क्रॉस B में कितने अवयव आएंगे? A क्रॉस B में अगर हम अवयवों की बात करें कितना आएंगे, m इंटू n। यही किसके बराबर होगा, B क्रॉस A के भी बराबर होगा। तो ये भी हम बताए थे ना, ये भी बताए थे, ठीक। कि A देखो A में कितने अवयव है, यहाँ पे n बराबर 2, n भी बराबर कितने हैं, 3 है ना। A में अवयव की संख्या कितनी है, 2, B में अवयव की संख्या कितनी है, 3। तो A क्रॉस B में कितना होना चाहिए था, 2 गुणे 3 बराबर 6। देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6। B क्रॉस A में कितने होना चाहिए था, 6, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि ये क्या होगा, NA इंटू NB, यही ना। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको लिखो। तो ये सब चीजें भी हम बता दिए थे, ठीक। तो अब और एक चीज और देखो, और भी कुछ चीजें इसमें बताए थे, तब तो आप 11th में पढ़ो, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम डायरेक्ट हम रिलेशन पर पहुंचेंगे। और कुछ अगर हम सबसेट के बारे में जाने तो थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबसेट के बारे में जान लो, ठीक। ये कोई सेट है, सेट में अवयवों की संख्या अगर हम मान लो n है, m मान लो, तो A के अवयवों से बनने वाले सबसेट कितने होते हैं, तो A के अवयवों से बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितना होती थी, 2 के पावर m। A कोई समुच्चय हो और समुच्चय A में अवयवों की संख्या m हो, तो A के अवयवों से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या ये होती है, ठीक, ये होती है ना। और कुछ बताए थे न्यूमेरिकल, ध्यान दो। जब किसी भी समुच्चय का हम लोग उप समुच्चय बनाते हैं तो एक एक अवयव लेकर बनाते हैं, कोई अवयव न लेकर के बनाते हैं, 2 अवयव लेकर बनाते हैं, 3 अवयव लेकर बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं, रिकॉल कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं A बराबर ABC ही ले लो। अगर इसके उप समुच्चय बनाए तो हम बताए थे कि इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो फाई तो होगा ही। अब एक एक अवयव लेके देखो, 1A B C, फिर 2 अवयव लेकर के AB BC AC, और 3 अवयव लेकर के ABC। यही रूप समुच्चय बनेंगे। A में कितने अवयव थे, 3। तो A से उप समुच्चय की संख्या कितनी हो गई, की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 3 बराबर 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन केवल यही नहीं पूछता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाओगे तो कभी कभी पूछेगा कि किसी समुच्चय में अगर n अवयव है तो 2 अवयव लेकर बनने वाले समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या, ठीक। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला हम बताए थे, यदि n बराबर
यम है, मान लो यम है, यहाँ यम माने है ना, तो कोई भी अवयव न लेकर बनने वाले उपसमुच्चय क्या था? देखो कोई भी समुच्चय है बिना अवयव वाला उपसमुच्चय एक ही बनता है, एम्प्टी सेट। ठीक, तो एक बनता है, एक वास्तव में है क्या? यम सी जीरो। देखो कोई भी अवयव न लेकर के, मतलब जीरो अवयव लेकर के, अगर यम अवयव है, यम अवयव वाले समुच्चय से जीरो अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या एक होती है। देखो क्यों लेकर ही होगी, फार्मूला हम बता रहे हैं। एक अवयव लेकर के, एक अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या, फार्मूला बता रहे हैं। देखो जितने अवयव हैं सेट में, ठीक, उसको लिखोगे यम ऊपर, यहाँ लिखोगे C1। यम C1 बराबर क्या होता है? यम होता है। परमुटेशन और कमीशन पढ़े हो ना? तो देखो यम, अब यहाँ पे देखो एक अवयव, अगर यहाँ पे क्या है, ए बराबर 3 है, तो इस समुच्चय से एक अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? यम C1, यम यहाँ क्या है? 3 C1, 3 C1 का मान क्या होता है? 3 होता है ना? तो देखो एक अवयव से बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी है? 1 2 3। समझ में आ गया? हम देखो ऐसे समुच्चय को बता रहे हैं जिसमें केवल 3 अवयव, 10 अवयव होगा, पूछ देगा कि 2-2 अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चयों की कुल संख्या बताओ, तो 10 C2 कर दोगे, बस बात खत्म। वहां निकालने जाओगे तो फिर टाइम नहीं रहता है इतना। ठीक, अब यहाँ 2 अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यम C2। अगर यहाँ इस एग्जाम्पल में देखोगे तो 2 अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 3C2। ये फिर से आ जाएगा 3C1 बराबर 3। देखो 3 है ना, देखो 2 अवयव लेकर के 1 2 3। समझ में आ गया? इसी तरह अगर हम जाएंगे यम में से यम अवयव लेकर के, यम अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, ये फिर से क्या हो जाएगा? यम सी यम। यम सी यम का मतलब यम C0, ये क्या आ जाए? 1। यानी कि जितना समुच्चय में अवयव है सभी अवयवों को लेकर बनने वाले उपसमुच्चय एक ही ना बनता है। देखो 3 अवयव है तो 3 अवयव लेकर उपसमुच्चय को लेकर ही ना बना है, वही तो आ गया। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब एकदम तैयार रहो, कल के क्वेश्चन दे देता है कि किसी अवयव में, किसी सेट में अगर 10 अवयव है तो 3-3 अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, 5-5 अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये थोड़ा सा इसको जानते रहना, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम लोग डायरेक्ट अब रिलेशन पाते हैं। ठीक, देखो रिलेशन पढ़ने से पहले ये थोड़ा जरूरी था जानना, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्रमित युग्म संबंध युग्म में कैसा संबंध है? संबंध जब बनेगा जब युग्म होगा। ठीक, तो संबंध पढ़ने से पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना जरूरी था। ठीक, तब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन। वास्तव में यही तो पढ़ना ही है। और इसमें पढ़ना क्या क्या है? देखो हम लोग वहां पढ़े थे क्या? रिलेशन पढ़े थे, और रिलेशन का डोमेन निकालना पढ़े थे वहां, मतलब 11th में, और को डोमेन निकालने थे। जब फंक्शन में गए थे तो रेंज भी पढ़े थे, और रिलेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेशन के आगे टाइप ऑफ रिलेशन और बाइनरी रिलेशन, द्विधारी संबंध। ठीक, यही दो पढ़ना है क्लास 12th में। और उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बाइनरी रिलेशन में ही आता है, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बारी बारी से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रिलेशन। देखो अगर हम रिलेशन का मतलब पेयर, पति है पत्नी है, ठीक, पति पत्नी मान लो, पति में मान लो दशरथ है, दशरथ की पत्नी कौन थी? कौशल्या और कैकेयी, सुमित्रा, एक क्या और थे जी? नहीं सर जी, नहीं 4 लड़के थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सुमित्रा के 2 थे।
अच्छा सुमित्रा के 2 थे। तो हमारे कहने का मतलब कि दशरथ अकेले और उनके साथ 3 पत्नियां, इनका इनसे कैसा संबंध है? पति पत्नी का। पति पत्नी, पत्नी कैसे लिखते हैं? सही है, सही है, पति पत्नी का संबंध था। ठीक, यानी कि ये इनसे जुड़े थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? दशरथ कौशल्या, कौशल्या पेयर में लिखेंगे ना, पति पत्नी के संबंध। इसमें संबंध क्या? दशरथ कौशल्या से संबंधित है। कैसे? पति पत्नी से। ठीक, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा। ये केवल संबंध है बना रहे थे, फंक्शन नहीं बना रहे थे। इनको फंक्शन की जानकारी नहीं थी, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या, अब इसका डायग्राम बनाओ। ये मान लो दशरथ है और ये कौशल्या है, कौशल्या, कैकेयी है, ये सुमित्रा है। दशरथ 3 से जुड़े थे। ये केवल संबंध बना रहे थे, फंक्शन नहीं बना रहे थे। इनको फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं था। ठीक, तो यही क्या है? संबंध है। तो 2 लोगों का जुड़ना किसी रिलेशन के द्वारा संबंध बनाते हैं। संबंध अगर है तो हमेशा किस में लिखोगे? ऑर्डर्ड पेयर में। समझ में आ गया? तो अगर तुम दशरथ और उनकी पत्नियों के बीच अगर संबंध बनाओगे तो कुछ ऐसे लिखोगे। इसको कहोगे कैसे? अगर हम रिलेशन अगर लिखना है इसको मान लो आर से, अभी हम डिटेल में बताएंगे। ने दशरथ मतलब दशरथ को डी लिख दें और कौशल्या को अगर के लिख दें। अरे चलो हम हिंदी में लिखते हैं। दशरथ कौशल्या, ये दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या विथ रिलेशन पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड। ठीक, दशरथ कौशल्या से संबंधित है, संबंध के द्वारा। किस संबंध के द्वारा? हस्बैंड वाइफ। तो इसको कैसे लिखा जाता अभी तुरंत हम लोग लिखेंगे। समझ में आ गया? बस इसको अगर हम कह लें कि दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या, इसका मतलब दशरथ आर कौशल्या हम लिखें, यहां भी लिख सकते हैं दशरथ आर कैकेयी, कैकेयी, दशरथ आर सुमित्रा, सुमित्रा। ठीक, तो बस मतलब अगर ये पेयर में है, इसको अगर ये दोनों एक ही बात है। ठीक, ये दोनों ये सब एक। दशरथ कौशल्या पेयर में लिखो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो दशरथ कौशल्या से संबंधित है। दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या। अब बताओ कैसे संबंधित है? पति पत्नी। तो अगर पूरा इसको अगर लिखना हो, अभी हम लिखेंगे, बस ऐसे बता रहे हैं ओरल। मतलब दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या विथ रिलेशन या बाई रिलेशन पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड। समझ में आ गया? तो पूरा अगर इसका लिखना चाहते हो, अगर हम सेट के बारे में अगर हम बात करें तो अब देखो सेट के बारे में समझते हैं। ये तो हम लोग व्यवहारिक पढ़े थे ना, ये जो भी हम लोग मतलब इन जनरल एक संबंध को हम एक व्यवहारिक तरीके से बताए थे। ये बताए थे कि किसी का संबंध हो तो उसको पेयर में लिखते हैं। दशरथ कौशल्या लिखे हैं पेयर में, इसका इसमें संबंध है पति पत्नी का। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? दशरथ लिखेंगे और आर सिंबल आर के द्वारा लिखना हो तो लिखेंगे दशरथ आर कौशल्या। इसका मतलब है कि दशरथ कौशल्या से संबंधित है। कैसे संबंधित है? पति पत्नी से। ठीक, अभी लिखेंगे सेट में इसको बढ़िया से। ठीक है, नहीं अगर लिखना चाहो तो एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो दशरथ को हम लोग डी लिखते हैं, कौशल्या को के लिखते हैं। तो दशरथ कौशल्या से संबंधित है। संबंध कौन सा है? पति पत्नी का। ठीक, अगर पति पत्नी के संबंध से दशरथ और कौशल्या संबंधित है तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे। अगर इसको हमको लिखना होगा सिंबल आर के द्वारा, डी इज रिलेटेड टू के, ये संबंध वाला है जी। दशरथ कौशल्या से संबंधित है, ऐसे लिखो दशरथ कौशल्या से संबंधित है।
इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक। और सिंबल में इसको लिखना हो तो दशरथ को अगर हम दशरथ लिखें, यहाँ आर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कौशल्या, ये कौशल्या है, ठीक। अगर सिंबल में लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब हम यही चीज सेट पर पढ़ते हैं। मान लो ए बराबर, मान लो 1 2 3 है, ठीक। बी बराबर मान लो है ए बी है, ठीक। अगर ए सॉरी 1 ए से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 ए से संबंधित है, 3 बी से संबंधित है, ठीक। ये संबंध है। 1 ए से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 ए से संबंधित, 3 बी से संबंधित है। तो इसको आप लिखोगे कैसे? इसी चीज संबंध है 1 का 1 से, 2 का बी से, 3 का ए से, 3 का बी से। तो इसको आप लिखोगे कैसे? 1 ए बिलोंगिंग टू आर। इस संबंध में 1 ए क्या है? बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? 2b बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब क्या है? 3a बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब क्या है? 3b बिलोंगिंग टू आर। समझ में आ गया? अगर a कोई सेट है, b कोई सेट है, a में 1 2 3 अवयव है, b में a b अवयव है। संबंध कुछ इस प्रकार से है कि 1 1 से रिलेटेड है, मतलब 1 1 से जुड़ा है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे? 1a बिलोंगिंग टू आर। अगर इसको हम संबंध r से लिखें तो इसका मतलब है कि 1a बिलोंगिंग टू आर। इसको और भी तरीके से तुम लिख सकते हो। 1a बिलोंगिंग टू आर का मतलब 1 इज रिलेटेड टू a। एक ए से संबंधित है बाय रिलेशन आर, ठीक। इसको पढ़ोगे कैसे? 1 इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर। इसको पढ़ोगे कैसे? देखो 1 ए से संबंध आर के द्वारा संबंधित है, संबंधित है। ध्यान दो, ये सब चुपचाप आदत बना लो, ठीक। देखो अगर आर कोई संबंध इस प्रकार से 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 बी ए से जुड़ा है, 3 बी से जुड़ा है, तो इसको ऐसे लिखोगे। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना हो तो लिखोगे 1 ए बिलोंग्स टू आर, 1 ए बिलोंग्स टू आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इज रिलेटेड टू 1 आर ए। 1 आर ए का मतलब क्या होता है? 1 इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर। 1 ए से संबंध आर के द्वारा संबंधित है। समझ में आ गया? अगर इसको हम पूरा अगर सेट में लिखना होगा इसको तो पूरा लिख सकते हो कैसे? 1 ए पूरे अगर संबंध को लिखना हो आर बराबर, अगर पूरे इसको ऐसे लिखना हो, इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि से। तो क्या लिखोगे? 1 ए 2 बी 3a 3b। क्लियर है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो ये सब समझो, मतलब किसको क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये जितना मजबूत रहेगा उतने चीजें तुमको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन की परिभाषा। सॉरी, अब एकदम रिलेशन की परिभाषा पढ़ते हैं। ये ऐसे मतलब एक मौखिक बता रहे थे, अब एकदम ऑफिशियल बता रहे हैं बढ़िया से। रिलेशन, देखो रिलेशन हम जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो रिलेशन के हम बताए थे पहला ऑन ए सेट, ऑन ए सेट ए समुच्चय, समुच्चय ए पर संबंध, समुच्चय ए पर संबंध। दूसरा रिलेशन हिंदी में लिख लेना संबंध। ऑन ए सेट रिलेशन, ऑन ए सेट रिलेशन फ्रॉम वन सेट ए टू
another set B, एक समुच्चय A से दूसरे समुच्चय B पर संबंध। देखो हमें यही दो पढ़ना है। रिलेशन अपने स्वयं के सेट पे डिफाइन हो और दूसरा पढ़ना है कि रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे। ठीक, हम अपने से संबंधित है ना कि हम अपने को क्या कह सकते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छा होना संबंध है। ठीक, और उससे तुम क्या कह सकती हो, उससे हम पढ़ने में तेज है। हाँ, एक और आगे हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए, किसी समुच्चय ए पर संबंध। देखो यदि ए नॉट इक्वल टू 5, देखो हम बार बार लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि समुच्चय ए है जिसमें कोई ना कोई अवयव है, खाली नहीं है। ठीक, यदि ए नॉट इक्वल टू 5 अर्थात ए कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तो समुच्चय ए पर कोई संबंध R को हम RA से लिखते हैं। ठीक, समुच्चय ए पर कोई संबंध R को हम लोग लिखेंगे पहले कैसे, ऐसे RA ए से ए में है, मतलब स्वयं में है। ठीक, तथा R में एक क्रॉस ए के सभी क्रमित युग्म के अवयव होंगे। ठीक, तो समुच्चय ए पर कोई संबंध R को हम लोग किससे लिखेंगे, RA से लिखेंगे, तथा R में मतलब संबंध में अवयव कैसे होंगे, R में तो रिलेशन का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट कहां से होंगे, R में एक राशि के सभी क्रमित युग्म के अवयव होंगे, अर्थात R इज सबसेट ऑफ एक राशि। R में कौन से अवयव होंगे, एक राशि के सभी क्रमित युग्म के अवयव होंगे, यानी R में वही ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे जो इसके होंगे, यानी कि R एक राशि का सबसेट होगा। सबसेट की ही डिफिनीशन होती है ना कि किसी सेट ए को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं जब उसके सभी अवयव उस सेट में। तो R में एक राशि के सभी क्रमित युग्म के अवयव होंगे, यानी R इज सबसेट ऑफ एक राशि। एक राशि का मतलब इसमें ए टाइप के एलिमेंट होंगे, ए बिलोंगिंग टू। एक राशि का मतलब क्या है, ए टाइप के एलिमेंट होंगे, दोनों सेम होंगे, क्योंकि ए यहां भी है यहां भी है, समझ में गए। तो दोनों क्रमित युग्म जो मिलेंगे ए ही के मिलेंगे, तो या ऐसे लिख सकते हो ए बी, अगर तुम्हारा मन है वैसे ए बी लिखने का तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। या एक राशि में अगर लिखना चाहो तो ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू ए, ऐसे कैसे होगा कि ए में भी हो बी। ठीक, तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अगर उसी सिंबल में लिखना चाहते हो तो इसे लिखो। तो ये चीज समझ में आ गया है? यानी कि अगर हम, चलो इस पे एक एग्जांपल करते हैं, फिर जब हम एक सेट से दूसरे सेट ए में हम करेंगे तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, या तो इसको यहाँ देख लो, इसका मतलब क्या, चलो आगे हम लिखा देंगे। अगर इस पे एक एग्जांपल देना चाहो, अगर एक हम व्यवहारिक एग्जांपल अगर इस पे दें,
अगर एग्जाम्पल ले लो ए बराबर 1 2 3, ए बराबर ले लो 1 2 3 और रिलेशन ए बी, रिलेशन क्या होता है हम पहले पहले बता, आर्डर पे टाइप के एलिमेंट ये दिया रहेगा इस प्रकार से है कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को, इसका मतलब समझ रहे हो ना, लिख लो ए बी को विभाजित करता है और ए बी बिलोंगिंग टू ए, दोनों ये है। अब बताओ आर में कौन सा अवयव आएंगे? आर में कह रहा है कि ए बी इस प्रकार से ए बी को विभाजित करता है, तो ये तो एक राशि, अगर आर अगर हम एक राशि बनाएंगे, यहाँ पर बनाओगे कितना बनाओगे जी? यहाँ तो मान लो बना लोगे 9 अवयव आएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 आएगा ना। लेकिन इसमें लिखना कौन सा है? वही आर्डर पे लिखना जो फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट को विभाजित करते, 1 1 को विभाजित करेगा, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा। अब 2 1 को करेगा तो नहीं लिखेंगे, 2 2 फिर 3 3, यही ना आएंगे रिलेशन में। तो बस यही तो, अब ये है क्या? एक राशि का सबसेट ही तो है। एक राशि निकालो, एक राशि निकाल सकते हो ना, निकालना होगा, निकालो 1 1 1 2 1 3, निकालना जानते हो, ठीक। ये सब क्या है? एक राशि के ही तो सबसेट है, यही तो हम बताए हैं, ठीक। अब चलो, अब रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट पढ़ते हैं, ठीक। ठीक है इसको। From one set A to another set B, एक समुच्चय A से दूसरे समुच्चय B पर संबंध, ठीक। वही चीज A नॉट इक्वल टू 5, B नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? यदि A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो, इसका अर्थात बार बार बता, अर्थात यदि A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो समुच्चय A से B में संबंध R को से लिखेंगे। पहले तो यही जानना है, यदि A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो समुच्चय A से B में संबंध R को हम लोग लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? लिखेंगे ऐसे, तथा इस प्रकार परिभाषित करेंगे, इस प्रकार, तथा संबंध R को इस प्रकार परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे? R में एक राशि B के सभी क्रमित युग्म के अवयवों का समुच्चय होगा।
आर में ए क्रॉस बी के सभी क्रमित युग्म के अवयवों का समुच्चय मिलेगा। ठीक, अर्थात आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। समझ में आ गया? जैसे वहां ए क्रॉस ए का था, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी टाइप क्या हो गया, ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी। समझ में आ गया? अब देखो यहीं पे कुछ चीजें लिखाएंगे। आर में ए क्रॉस बी के सभी क्रमित युग्म के अवयवों का समुच्चय मिलेगा। ठीक, पहले तो ए से बी में कोई संबंध हो तो हम लोग लिखेंगे क्या, आर ए टू बी, और आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। समझ में आ गया? अब यहां बताओ इसका मतलब क्या है। अब यहीं से देखो कुछ चीजें एकदम पॉइंट में लिखो। इसका मतलब यह है कि ए बी बिलोंगिंग टू आर। देखो इसका मतलब यह कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसमें है, आर से संबंधित है। इसको और क्या लिख सकते हो, ए इज रिलेट, नहीं शार्ट में लिखो ए आर बी। ठीक, ए बी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य ये भी होता है कि ए इज रिलेटेड ए आर बी। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको पढ़ोगे कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, ए बी से संबंध आर द्वारा संबंधित है, संबंधित है। कभी कभी इंग्लिश वाला आसान लगता है कि चीज। ठीक है, ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी लिखो ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक, इसको एकदम ये ध्यान रखना, अगर हम कहीं लिख दें कि ए बी डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, तो इसका मतलब ये होता है कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि केवल इसी तरह सही है, दोनों तरह से सही है। ए इज रिलेटेड टू बी यानी ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी डज नॉट बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, दोनों तरह सही है। यहां लिखोगे इसका मतलब क्या है, पढ़ोगे कैसे इसको, ए इज नॉट रिलेटेड टू बाय रिलेशन आर, ए बी से संबंध आर से नहीं संबंधित है। समझ में आ गया? हिंदी में लिख लोगे ना, ए बी से संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। क्लियर हो गया? और इसमें और क्या लिख सकते हो, हाँ ठीक, ये समझ में आ गया इसका मतलब, हालांकि 11th में पढ़ाए थे। अब इस पे इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मिटाए ना, इसको मिटा दें। ठीक है जी, अब देखो जिससे एग्जाम्पल करो, ए बराबर 1 2 3, कुछ भी ले लो 1 2 3, बी बराबर ले लो 4 5, 4 ही 5 ले लो, 4 5 का ले लो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 ले लो। और रिलेशन जो है ए बी जैसे किए थे ना, इस प्रकार से है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बिलोंगिंग टू ए
और बी बिलोंगिंग टू बी। ये क्या है? सेट ए है, सेट बी है, कोई रिलेशन ए से बी में, और इसका लिखो ए बी है तथा रिलेशन ए से बी में इस प्रकार संबंधित। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, सेट ए दिया रहेगा, सेट बी दिया रहेगा, और कह रहा होगा कि कोई रिलेशन ए से बी में इस प्रकार संबंधित है, तो फाइंड रिलेशन, तो रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या है क्या रिलेशन में? ए बी टाइप के एलिमेंट हो गए कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब 1 2 1 3 होगा, अरे सॉरी इससे करोगे ना, 1 2 1 3 1 4 नहीं होगा, 2 2 होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा, 3 2 हो जाएगा, 3 2 होगा ना, 3 2, फिर अरे इसको इससे करना है ना जी, 3 2 3 3, बस एक पे ठीक करेगा बस, आर में इतने या हुआ, इसके अलावा अजबा नहीं करेगा। हाँ हाँ, लेकिन अगर हम कह दें मान लो ये आ गया, ठीक, इसके लिए तो ये आ गया, ओके। अब एक क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर दो, यहां कर दो इक्वल टू कर दो, तो फिर आर में कैसे होगा? 1 2 1 3 1 4 नहीं, 2 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा ना, 3 2 आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, बस इतने अवयव आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, तो ए से बी में संबंध आर को हम लोग ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? अब ठीक है, समझ में आ गया? अब बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग 11th में किए थे, और अब देखो, लिखो टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार, पहला लिखो आइडेंटिटी, सॉरी इम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, अर्थात ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5, ठीक, तो रिलेशन ए टू बी, तो ए से बी में संबंध आर, इसको पढ़ेंगे क्या? तो ए से बी में संबंध आर, इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो ए से बी में संबंध आर पढ़ेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, को रिक्त संबंध कहेंगे यदि आर बराबर 5, मतलब आर में कोई अवयव मिले ही नहीं। समझ में आ गया? आर में कोई अवयव मिले ही नहीं, यानी कह सकते हो कि आर्डर्ड पेयर टाइप के कोई अवयव नहीं मिले। ठीक, अब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। यानी कि एग्जाम्पल देखो, या इसको ऐसे कर सकते हो, अर्थात रिक्त संबंध में, रिक्त संबंध में समुच्चय ए के किसी भी अवयव का
समुच्चय बी से संबंध नहीं होगा। इसका मतलब अर्थात रिक्त संबंध में समुच्चय के किसी भी अवयव का समुच्चय बी से संबंध नहीं होगा, तभी तो रिक्त मिलेगा। संबंध हो जाएगा तो एक मिल जाएगा। अगर एग्जाम्पल अगर हम करना चाहें तो देखो, अगर एग्जाम्पल ले लो ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5, संबंध आर ऐसे कर लो, संबंध आर में इस टाइप के एलिमेंट हो कि ए इज ग्रेटर देन बी। बताओ आर में कोई अवयव मिलेगा? ए क्रॉस बी में कोई अवयव ऐसा होगा कि उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से बड़ा हो जाए? होगा जी? अगर हम ए क्रॉस बी बनाना चाहे तो बना लो। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, यही ना होगा? अब बताओ ये जो रिलेशन दिया है तुमको, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन में कोई अवयव मिलेगा? इस रिलेशन में कह रहा है कि वही ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से बड़ा। देखो इसमें कोई है, चूंकि रिलेशन हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक? तो वास्तव में यहाँ पे क्या मिलेगा? फाई। अब फाई क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट तो होता ही है, चूंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऐसा मत कह देना कि फाई आ गया तो फिर ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे होगा। अरे एम्प्टी सेट तो होता ही ना सबसेट जी, ठीक? तो ये ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। अब देखो यूनिवर्सल रिलेशन, इसको मिटाएं? मिटाएं? तो रोक दो ना जो लिखना है, तो फिर जस्ट सेव कर दे रहे। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक संबंध। अब एकदम सिलेबस स्टार्ट है तुम्हारा, ठीक? फिर वही चीज ए नॉट इक्वल टू बी फाई, बी नॉट इक्वल टू फाई। यदि ए और बी कोई दो और एक समुच्चय हो तो बार बार वही चीज, ठीक? लिखो यदि अर्थात यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर। लिखोगे कैसे इसको? आर ए टू बी को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे यदि पूरा आर जो है ना ये क्रॉस बी के बराबर हो जाए, यानी कि ए का सभी अवयव बी के सभी अवयव से कनेक्ट हो जाए, एक को खाली ना हो, मतलब पूरा एक क्रॉस बी मिल जाए, ठीक? तो हम कहेंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय। एग्जाम्पल देखो, वही एग्जाम्पल ले लो, कुछ नहीं करना है, एक बड़ा आसान है। तो बी बराबर 4 5। अब यहाँ संबंध बना दो ना, कौन सा? ए बी सच दैट, अब बी को बड़ा कर दो, ए छोटा होगा, ए क्रॉस बी के सभी अवयव आ जाएंगे। देख लो ए क्रॉस बी अगर यहाँ लिखना चाहो, ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, यही ना होगा? अब आर में देखो, आर ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है,
तो देखो इसके सभी फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से छोटे हैं, तो पूरा A क्रॉस बी ही तो आ गया, A क्रॉस बी, A क्रॉस बी का सबसेट तो होता ही है, कोई भी सेट स्वयं का समुच्चय तो होता ही है। तो इस टाइप के संबंध को हम कहेंगे क्या है, ये आर जो है ए से बी पर कैसा संबंध है, ठीक। और यहाँ संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कौन सा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है ना। सार्वत्रिक संबंध क्यों है, क्योंकि आर में एक क्रॉस बी के कुल अवयव आ गए, टोटल अवयव आ गए। अब देखो लिखो इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। चलो ठीक है, प्रतिलोम संबंध देखो, यदि R इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका देखो लिखोगे कैसे, यदि R समुच्चय ए से बी में कोई संबंध हो तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, समझ जाना। यदि R कोई संबंध समुच्चय ए से बी में हो तो संबंध R के प्रतिलोम संबंध को R इनवर्स से लिखेंगे तथा R इनवर्स समुच्चय B से समुच्चय A में होगा, अर्थात R इनवर्स जो होगा B टू A होगा, ठीक। यदि R A से B में हो तो संबंध R के प्रतिलोम संबंध को कैसे लिखेंगे, R इनवर्स से, R इनवर्स क्या होगा, B से A में होगा। अतः अर्थात मतलब अगर लिखना चाहें, अर्थात अगर हम कहें R A से B में है, A से B में है, सॉरी इसको इसे, तो R अगर A से B में है तो इसका मतलब ये है कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसका मतलब ये है कि AB such that A belonging to A, B belonging to B। अगर हमको R है, अगर हम R इनवर्स लिखना हो R के प्रतिलोम संबंध को, तो R का प्रतिलोम संबंध R इनवर्स कहां से कहां तक होगा, B टू A होगा। इसका मतलब यह है कि R इनवर्स अब किसका सबसेट होगा, B क्रॉस A का सबसेट होगा। इसका मतलब यह है कि B A टाइप के एलिमेंट होंगे, B बिलोंगिंग टू B, A बिलोंगिंग टू A। समझ में आ गया। अर्थात अगर और शॉर्ट में लिखें, अर्थात R इनवर्स बराबर BA सच दैट AB बिलोंगिंग टू R। मतलब R इनवर्स में BA होगा, कब होगा, जब AB बिलोंगिंग टू R। अगर और इसको अगर लिखें, थोड़ा सा इसमें लिख लो, यानी कि AB बिलोंगिंग टू R होगा तो इंप्लाइज करेगा, अगर इसको उल्टा कर दो तो BA बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, R इनवर्स हो जाएगा। अब BA बिलोंगिंग टू R इनवर्स है तो AB बिलोंगिंग टू R हो जाएगा, ठीक। यानी कह सकते हो कि R इनवर्स में वे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे जो
आर के आर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट को पलटने पर मिल रहा हो, ठीक, उल्टा पुल्टा करने पर मिल रहा हो, ठीक, उसको लिख लो अगर लिखना चाहते हो। अर्थात आर इनवर्स में वे सभी क्रमित युग्म के अवयव होंगे जो आर के क्रमित युग्म के अवयव को उल्टा पलटा करके लिखा। अर्थात आर इनवर्स में वे सभी क्रमित युग्म के अवयव होंगे जो आर के क्रमित युग्म के अवयव को उल्टा पुल्टा करके लिखा जाता है, ठीक। अब जैसे समझ जाना, ठीक। एग्जाम्पल देखो, अगर हम कह दें आर बराबर 1 2 3 4 5 6, आर इनवर्स अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, उल्टा पलटा। 1 2 है तो यहाँ क्या कर दोगे 2 1, या 3 4 है तो क्या कर दोगे 4 3, 5 है तो यहाँ क्या कर दोगे 6 5। क्लियर हो गया, बस इतना ही करना है, बस और क्या करना, वही तो इसीलिए तो लिखा है आर इनवर्स में। आर इनवर्स तभी मिलेगा जब तुमको आर मालूम हो। आर मालूम होगा तो उल्टा आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, उसी का आर्डर पेयर टाइप को कंपोनेंट बदल दोगे। अब इसको समझो, यानी ए बी बिलोंगिंग टू आर है तो आर इनवर्स में क्या होगा, इसका उलट के, ठीक। अब बी ए बिलोंगिंग टू आर इनवर्स है तो आर में क्या मिलेगा, इसका उलट के। अब ये समझोगे तो ये समझोगे, ये समझोगे तो ये समझोगे। क्लियर हो गया, दोनों समझो, बस इतना ही करना है। या अगर डोमेन के को डोमेन के रिस्पेक्ट में चलोगे तो आर का डोमेन आर इनवर्स का को डोमेन होगा, ठीक, और आर इनवर्स का को डोमेन आर का डोमेन होगा। ऐसे मतलब उसके संदर्भ में जाओगे तो ऐसे कर सकते हो। अब हम एक चीज और भूल रहे हैं, उसको नोट में लिखो। उल्टा पुल्टा का मतलब अदला बदली लिख सकते हो। उल्टा पलटा मतलब अदला बदली लिख दे, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसका मतलब अदला बदली, समझ जाना, अदला बदली। अब इसको मिटा रहे, नोट में लिखो। अब हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट कितने होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यदि यानी कोई सेट हो जिसमें अवयव संख्या m हो, कोई सेट B हो जिसमें अवयव संख्या n हो, ठीक। ए कोई जहां लिख दो, जहां ए तथा बी कोई दो समुच्चय, ठीक। तो बताओ, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना होगी, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना होगी, यम इंटू एन। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, यम इंटू एन होगी। अर्थात यहां लिख लो, अर्थात अगर लिखना चाहो एन, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू एन, ये होगा। अब बताओ ए क्रॉस बी के अवयवों से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, यम एन, तो ए क्रॉस बी के अवयवों से बनने वाले उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर यम एन जी। अगर ए सेट में कोई अवयव आर है, ए से मतलब सेट ए, अब यहां भी तो एक सेट है, बशर्ते सेट में आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है, बस यही ना बात है। ए कोई सेट था, इसमें अवयव आर थे, ए के उप समुच्चयों की संख्या 2r होती है ना। तो अब ये लिखोगे तो ए क्रॉस बी के अवयवों से बनने वाले
उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चय की संख्या बताओ। 2 के पावर m इंटू n होगी ना। हमको ज्ञात क्या करना है? ए से बी में संबंधों की कुल संख्या। ठीक, तो संबंध में कैसे अवयव होते हैं? एक क्रॉस बी के सबसेट ही होते हैं। एक क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। संबंध में कौन से अवयव होते हैं? चूंकि लिखोगे चूंकि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। संबंध चूंकि लिखोगे यहां यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध हो तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अभी हम पढ़े यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध हो तो, यानी इस टाइप का हो ए टू बी, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी है? 2 के पावर m n। प्लस ए से बी में संबंधों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? जितने सबसेट बनेंगे जी, चूंकि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के सबसेट में आर ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए क्रॉस बी के अवयव से बनने वाले सबसेट की संख्या 2 के पावर m n है, तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? ए से बी में 2 के पावर m n ही तो होगी। तो अतः संबंध हो तो अतः ए समुच्चय अतः समुच्चय ए से बी में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर m इंटू n। बस यही बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछेगा कि अगर कोई सेट ए हो, सेट बी हो, सेट ए में अवयव संख्या m हो, सेट बी में अवयव संख्या n हो, और कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइंड हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 के पावर m n। एकदम इसको समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि देखो ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या m n होगी और ए क्रॉस बी के अवयवों से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या इतना होगी। और रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है, यानी रिलेशन में भी वही अवयव मिलेंगे जो ए क्रॉस बी के रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनते हैं? ए क्रॉस बी के अवयव से कितने सबसेट बनते हैं? 2 के पावर m n। तो समुच्चय से समुच्चय बी में बनने वाले संबंधों की संख्या 2 के पावर m n ही होगी ना। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इसको दिमाग में एकदम बना के रखो, क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग पढ़े इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, तो उसका एग्जांपल तो समझ में आ गया था। तो वो चीज जो है इम्पटी रिलेशन पढ़े हो चाहे यूनिवर्सल रिलेशन पढ़े हो, किसी सेट पे भी तो डिफाइन हो सकता है। जैसे नोट में अगर लिखना चाहो तो नोट 2 में छूट गया तो इसको लिख लो। यदि आर ए से ए में है, कोई संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय ए में, यानी कि संबंध किसी समुच्चय ए पर संबंध आर किसी समुच्चय ए पर परिभाषित है, ठीक। तो इम्पटी रिलेशन आले बताए थे, ए से बी में बताए थे ना, ठीक। अगर उसी पे अगर डिफाइन हो तो इम्पटी रिलेशन क्या होगा? कोई संबंध आर को रिक्त संबंध कहेंगे यदि आर बराबर 5
बस। ठीक, अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम दे लें, ए बराबर मान लो ले लो 3 7, वो तो हम एक सेट ए से दूसरे सेट बी पे हमने रिक्त संबंध डिफाइन किए थे। किसी एक ही सेट पर अगर रिक्त संबंध डिफाइन करना हो, यदि आर कोई ए से ए में संबंध आर किसी समुच्चय ए पर परिभाषित है तो इम्पटी रिलेशन। तो पहला इम्पटी रिलेशन कोई संबंध आर को रिक्त संबंध कहेंगे यदि आर बराबर 5। ठीक, अगर एग्जांपल दे, अगर आर बराबर ले लो ऐसे एग्जांपल ए बी सच दैट ए प्लस बी एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। बताओ आर में कोई आएगा अवयव? इसमें वे ये अगर आर्डर पेयर बनाओगे एक राशि, अगर एक राशि अगर यहाँ बनाते हो तो क्या आएगा? 3 7 3 3 और 7 3 7 7। कह रहा है कि रिलेशन में वे आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है कि दोनों को जोड़ो तो एक विषम संख्या आएगा। कोई संख्या है जोड़ दो कि विषम संख्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। आर बराबर 5 होगा। ये क्या है? एक राशि का सबसेट ही तो है। क्लियर है? ये तुम्हारे किताब का क्वेश्चन है। ठीक, वैसे हम बता दिए थे मुझवाने, किताब का भी देखो थोड़ा सा। अब यहीं पे दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बताए थे, लेकिन एक सेट ए से दूसरे सेट बी पर बताए थे ना, ये किसी एक ही सेट पर बता रहे हैं। यूनिवर्सल रिलेशन कोई संबंध आर को समुच्चय ए पर सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। यदि बस वही बात आर बराबर एक राशि आ जाए, टोटल आ जाए। एग्जाम्पल ले लो, वही एग्जाम्पल ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, एकदम मनमाफी। ये भी अब बताओ क्या कर देंगे कि टोटल मिल जाए? बताओ तो सोच के कौन सा संबंध डिफाइन कर दे ए पे कि पूरा एक राशि मिल जाए? सोचो कौन सा रिलेशन डिफाइन कर दे सेट ए पे कि पूरा एक राशि मिल जाए? अरे जो विषम था उसको सम कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी एक सम संख्या है। तो आर में क्या आ जाएगा? पूरा एक राशि आ जाएगा। देख लो, आएगा ना? देखो एक राशि यहां से निकालो, 3 3 3 7 7 3। कोई ऑर्डर पेयर है जिसका जोड़ करोगे तो सम न मिले? सबका सम मिलेगा। तो ये क्या है? सार्वत्रिक संबंध। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल उसी से बना लो। विषम था तो क्या था? रिक्त संबंध बन जा रहा था, दोनों को जोड़ कर दिए तो कौन सा संबंध बन गया? सार्वत्रिक संबंध बन गया। आज के लिए इतना है, चूंकि अब इसे ज्यादा पढ़ाते हैं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। रिलेशन से संबंधित जो भी कुछ चीजें छूट गई हैं, छूटा क्या है? बाइनरी रिलेशन छूटा है। बाइनरी रिलेशन मतलब कोई रिलेशन अन्य सेट ए, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आज परिभाषित हो तो उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बाइनरी रिलेशन के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास। फिर ये टॉपिक रिलेशन वाला समाप्त हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।